प्रिय साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। यानी आवर्त सारणी जो बनी है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 है और जो तत्वों की संख्या 118 है वो आधुनिक आवर्त सारणी में है। लेकिन मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, उस मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या लगभग 105 थी। तो ये आवर्त सारणी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि आवर्त सारणी बनी है, आवर्त सारणी आप लोगों ने देखी भी होगी। लेकिन जब नए तत्व बने, जब नए तत्वों की खोज हुई, उस समय में सबसे पहला जो प्रश्न चिन्ह था वो क्या था? वो था तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता यानी जब तत्वों की खोज हुई तो तत्वों की खोज होने के बाद बहुत सारे तत्व जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, तो उन तत्वों का वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी था। तब उस स्थिति में हम इसका जो बेसिक बातें हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, वो हम लोगों को देखना है। तो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, इस पे अपने को बात करना है। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि 17वीं शताब्दी जब समाप्ति की ओर थी, तब केवल कुछ ही तत्वों का ज्ञान था, कुछ तत्वों के बारे में जानकारी थी। और जब कुछ तत्वों के बारे में जानकारी थी तो उतना महसूस नहीं हुआ कि तत्वों का वर्गीकरण भी करना चाहिए। लेकिन जब 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, जैसे जैसे शताब्दी आगे बढ़ी, तो तत्वों की ज़्यादा खोज होने लगी, तत्वों की खोज ने गति पकड़ी, यानी नए तत्वों की खोज की गई। तो तत्व बहुत सारे एक साथ इकट्ठा हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 105 थी, आधुनिक आवर्त सारणी में अभी तत्वों की संख्या 118 है। तो तत्वों की संख्या बढ़ने लगी। तब सबसे पहला प्रश्न चिन्ह तो यही आया कि जो तत्व है उसका विधिवत और सुनियोजित अध्ययन होना चाहिए। क्योंकि तत्व बहुत सारे हो गए हैं, तो ऐसे समय में उसका एकदम विधिवत और सुनियोजित अध्ययन होना चाहिए। और इसके लिए जो तत्व हैं, उन तत्वों को एक विशेष तरीके से समूहबद्ध करने की आवश्यकता महसूस की गई। कब की गई? कि जब 18वीं और 19वीं शताब्दी में तत्वों की खोज ने गति पकड़ी, तो ऐसा लगा कि तत्व जो है उनको समूहबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। फिर उसके बाद अब तत्व चूँकि बने, और अब जानते हैं कि जो तत्व होता है उससे मिलकर यौगिकों का निर्माण होता है, यानी तत्वों से मिलकर ही यौगिक बनता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं, तब यौगिक का निर्माण होता है। तो अब तत्व है और तत्वों से बहुत सारे यौगिक बने, बहुत सारे यौगिकों का निर्माण हुआ। तो उस स्थिति में जो तत्व है और उससे यौगिक बन रहे हैं, तो इतना जटिलता महसूस हुई कि एक तो तत्व इतने हैं, फिर उनसे इतने यौगिक बन रहे हैं, तो अध्ययन में बहुत कठिनाई महसूस होने लगी, बहुत जटिलता महसूस होने लगी, अनावश्यक जटिलता महसूस होने लगी। तो तब ये लगा कि नहीं, तत्वों का वर्गीकरण होना चाहिए। तत्वों का वर्गीकरण के लिए प्रयास किया गया। सबसे पहले जो प्रयास किया गया, और प्रयास ऐसा ही नहीं, अर्थपूर्ण प्रयास किया गया, उसका श्रेय जो जाता है वो रूसी रसायनज्ञ, रूस का जो केमिस्ट था, रसायनज्ञ था, केमिस्ट्री का जानकार था, मेंडलीव, उसको जाता है। तो मेंडलीव ने कैसे उसको सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित किया, उसके बारे में भी हमको देखना है। उसकी सारणी भी आपको मैं दिखाता हूँ। उसने क्या किया, मेंडलीव ने, तत्वों के जनरली दो तरह के गुण देखने को मिलते हैं। तत्व हो चाहे कोई यौगिक हो, क्योंकि तत्व से मिलकर ही यौगिक का निर्माण होता है।
तो तत्व हो चाहे यौगिक हो, उसमें दो तरह के गुण होते हैं। क्योंकि हम तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम तत्वों की ही बात करेंगे। दो तरह के गुण होते हैं, एक तो भौतिक गुण होता है और एक तो रासायनिक गुण होते हैं। तो मेंडलीव ने इन दोनों गुणों का बहुत गहन अध्ययन किया, बहुत इसका अध्ययन किया उन्होंने, और उन्होंने एक आवर्त नियम बनाया। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मेंडलीव की जो सारणी बनी थी वो परमाणु भार के आधार पर बनी थी। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। तो इस तरह से उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करना चाहा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करके। और जब उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया तो उन्होंने उस वर्गीकरण को एक तालिका के रूप में व्यवस्थित किया, एक सारणी के रूप में व्यवस्थित किया, जिसे आवर्त तालिका या आवर्त सारणी कहते हैं। इन्हें मेंडलीव की आवर्त सारणी। अभी जो पढ़ते हैं वो आवर्त सारणी आधुनिक है, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग हुई ना, वो मेंडलीव की आवर्त सारणी से ही हुई। और मेंडलीव ने जब सारणी बनाई तो लगा कि नहीं, अब तत्वों का अध्ययन करना सुविधाजनक है। तो मैं आप लोगों को मेंडलीव की सारणी दिखा देता हूँ। तो ये जो सारणी आप देख पा रहे हैं, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है। इसमें आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं, देखें तो यहाँ लिखा है आवर्त। तो इसमें आवर्तों की संख्या जो है वो यहाँ से यहाँ तक देखिए 7 है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त जो है 7 है। आवर्त मतलब जो आड़ी लाइनें हैं, या इसको पीरियड भी कहते हैं। तो आवर्तों की संख्या 7 है। अब हम इसमें देखेंगे वर्गों की संख्या। अब वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्गों की संख्या देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और एक 0 है। तो वर्गों की संख्या इसमें 8 है और एक शून्य वर्ग है। यहाँ जो शून्य वर्ग है इसमें अक्रिय गैसों को रखा हुआ है। अक्रिय गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैसें हैं, इनको रखा गया है। साथ में आप ये देखेंगे तो आपने ये समझ लिया होगा कि इसमें वर्गों की संख्या 8 है और एक शून्य वर्ग है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 से लेकर जो 7 तक के वर्ग हैं, इनको 2 उपवर्गों में बांटा गया है। जैसे यहाँ देख पाएंगे आप ए बी लिखा हुआ है। तो 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। और जो 8वां वर्ग है, इस 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों को रखा है। इन्हें 3-3 तत्वों के त्रिक रखे हैं। इसको संक्रमण त्रिक लिखा है। और जैसा कि बताया, शून्य समूह है, इसमें उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है। तो यहाँ इन तत्वों को भी मैं आप लोगों को पढ़ना सिखाऊंगा। अभी हम बेसिक बातें सीख रहे हैं, तो आप ये हल्का हल्का आप समझ सकते हैं। तो यहाँ वर्ग लिखा हुआ है। फिर ऑक्साइड में जो वर्ग 1 के तत्व है R2O प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। वर्ग 2 के तत्व RO, वर्ग 3 के R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7, इस तरह के। अब R का मतलब क्या है? R का मतलब है वर्ग 1 के तत्व। वर्ग मतलब क्या है? जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उनको वर्ग कहते हैं, और जो क्षैतिज है उसको आवर्त कहते हैं। समझ लेना, जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है वर्टिकल, उसको वर्ग कहते हैं, और जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल है उसको आवर्त कहते हैं। तो यहाँ जो R है, R का मतलब आप समझेंगे ये वर्ग 1 का तत्व। जैसे हाइड्रोजन लेंगे तो H2O हो जाएगा, लिथियम लेंगे तो Li2O होगा, इस तरह का। तो यह R मतलब यहाँ पे उस वर्ग का, या वर्गों को समूह भी कहते हैं, तो उस समूह का तत्व होगा वो। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। अब बात आती है कि सर 7 आवर्त हैं, तो फिर ये क्या है? ये लेंथेनाइट तत्व, एक्टिनाइट तत्व, ये क्या है? तो यहाँ पे आप देखेंगे La लिखा है। ये La, इस पर स्टार लगा हुआ है, और एक लिखा है La मतलब लेंथेनम है ये, और Ac ये एक्टिनियम है, इस पर डबल स्टार लगा हुआ है। तो इसके बाद के 14 तत्व जो है वो यहाँ रखे, लेंथेनम के बाद के, और लेंथेनम के बाद के 14 तत्व रखे हैं तो लेंथेनाइट नाम दिया है। उसी प्रकार ये Ac यानी एक्टिनियम है, इसके बाद के 14 तत्व यहाँ रखे हैं तो इसको एक्टिनाइट तत्व कहा गया है। तो ये यही से, इसमें स्थान नहीं है यहाँ पर, इसलिए इनको यहाँ लिखा गया है। तो इस तरह से आप ये समझ लेना कि आवर्तों की संख्या 7 है और वर्ग जो है
वो 1 से 8 तक के वर्ग है और एक शून्य वर्ग। अगर पूछा जाए कुल वर्ग कितने हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सर कुल वर्ग तो 9 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 9 है। और जैसा कि मैंने बताया 1 से 7 तक के जो वर्ग है उनको 2 वर्गों में बांटा है। वर्ग 8 को में इसमें संक्रमण तत्वों को रखा है, संक्रमण को रखा है और एक उत्कृष्टिक ऐसे इसका वर्ग है। तो इस तरह से ये आप मेंडलीव की आवर्त सारणी देख सकते हैं। अच्छा, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु भारों के आधार पर बनाई थी, परमाणु भार के आधार पर बनाई थी। थोड़ा सा आपको लाइटली मैं बता दूं, जैसे हाइड्रोजन है, ऊपर क्रमांक है और नीचे परमाणु द्रव्यमान है, ऊपर परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक को अभी नहीं देखना है हमको। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 यानी 1 ही है लगभग। उसके बाद आगे चले तो 4.003, ये देखो 1, फिर 4 आ गया, 4 के बाद 6.939, फिर 9.012, फिर 10.81। यानी आप देखेंगे तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में बनाई थी। हाँ, साथ में कहीं कहीं कुछ जगह ऐसी भी मिलेगी जहाँ परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे यहाँ आर्गन है 39.948 और पोटेशियम है 39.098। तो इन दोनों परमाणु द्रव्यमानों को देखेंगे तो ये ज़्यादा है, ये कम है। तो नियम से तो ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए था। उसी प्रकार कोबाल्ट और निकेल का देखिए 58.93 और 58.69, तो 58.69 पहले होना चाहिए था। उसी प्रकार ये टेल्यूरियम और आयोडीन देख लीजिए 127.6 और 126.9, तो 126.9 पहले होना चाहिए था। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ये थोरियम है, ये प्रोटेक्टेनियम है। तो देखा जाए तो प्रोटेक्टेनियम पहले होना चाहिए था, इसका परमाणु द्रव्यमान कम है, इसका ज़्यादा है। उसी प्रकार ये यूरेनियम और नेपच्यूनियम है, दोनों में से इसका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है, तो ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में। तो कुछ कमियां भी देखने को मिलेगी। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है जो आप देख रहे हैं। अब मैं आपको और कुछ बातें बताता हूँ। तो जो आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी देखी, उस मेंडलीव की आवर्त सारणी से तत्वों के गुणों के अध्ययन को सुगम बना दिया, सरल बना दिया। आज भले ही हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम पढ़ते हैं और वो बढ़िया है, अच्छी सारणी है आधुनिक आवर्त सारणी। लेकिन मेंडलीव ने जो किया वो एक केमिस्ट्री में, रसायन में एक उनका योगदान माना जाएगा कि उन्होंने जो काम किया वो वास्तव में तत्वों के वर्गीकरण में सबसे अच्छा काम उन्होंने किया। और अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी नहीं बनती तो आप आधुनिक आवर्त सारणी को बना भी नहीं पाते। अब आवर्त सारणी जो है वो क्या है? आवर्त सारणी ज्ञात तत्वों की ऐसी व्यवस्था है, जो तत्व ज्ञात है उसकी ऐसी व्यवस्था है जो कुछ नियमों जैसे आवर्त नियम पर आधारित है। ये मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है ये भी हम देखेंगे अगली वीडियो में। और उन्होंने क्या किया, मैंने जो आपको आवर्त सारणी बनाई उसमें उन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह या वर्ग में रखा, ऊर्ध्वाधर वर्ग या समूह में रखा। समान गुणों वाले तत्वों को, जैसे वर्ग 1 या समूह 1 जो था आपने देखा था सारणी में, उसमें समान गुणों वाले तत्वों को रखा। फिर वर्ग 2 में समान गुणों वाले तत्वों को रखा। लेकिन वर्ग 1 के तत्वों के जो गुण हैं वो वर्ग 2 के तत्वों के गुणों से अलग है, वर्ग यानी समूह। तो इस तरह से उन्होंने वर्गीकरण किया और इसका अध्ययन आप बहुत ध्यान से करिए, जिससे कि आगे इस सारणी को विस्तृत रूप में समझने में आपको मदद मिले।